नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। लगातार उत्तराखंड के सियासी हलचल पर हमारी निगाहें बनी हुई है और हमारे साथ दो सहयोगी और बने हुए हैं। प्राची हमारे साथ है और स्नेहलता शुक्ला भी हमारे साथ बनी हुई हैं और सभी आपको उत्तराखंड के सियासत की हर बड़ी छोटी जानकारी मुहैया करा रहे हैं। बिल्कुल, तो हम सीएम हाउस से क्या कुछ गतिविधि है इस पर नजर बनाए हुए हैं और सीएम हाउस से इस वक्त क्या खबर मिल रही है ये हम आपको बताएंगे। पल पल की अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। नमस्कार, मैं स्नेहलता आपको राजभवन से सारी मिलने वाली अपडेट्स देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जिस तरह से उठापटक की हर एक डिटेल आ रही है वो आप जानेंगे इस खास बुलेटिन में, इस खास कवरेज में। चलिए, अब तक की क्या घटनाक्रम, क्या चीजें रही, अपडेट के जरिए जान लेते हैं। जब तक ये बैठक शुरू होती है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, हम आपको फटाफट बता देते हैं कि 10 अपडेट क्या हैं। चुनाव से पहले ये चेहरा बदलने की कड़ी में क्या कुछ नए बदलाव हो सकते हैं। आपने देखी, शनिवार से अब तक हर एक दिन नई नई खबरें, नई नई अपडेट आ रही हैं। अगर कुल मिला लिया जाए तो दूसरी थोड़ी देर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है तो आप समझ जाएंगे। उत्तराखंड में सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम भी बनेगा, ये सूत्र बताते हैं। थोड़ी ही देर में सीएम रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बुधवार को 11 बजे देहरादून में विधायक दल की बैठक होगी, ये अहम अपडेट रही। धन सिंह रावत चॉपर से देहरादून पहुंचे हैं, ये चौथी अपडेट है। सीएम त्रिवेंद्र के समर्थन में लोगों ने नारेबाजी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सीएम आवास पर देहरादून के मेयर मिलने पहुंचे, ये भी तस्वीरें देखी आपने। नए सीएम के लिए 2 नामों पर चर्चा भी हो रही है और नए सीएम के लिए धन सिंह रावत के नाम पर चर्चा भी जोरों से है। नए सीएम के लिए अजय भट्ट का नाम भी इसी लिस्ट में शुमार है और कार्यकर्ता के नाम पर लड़ा जाता है चुनाव। दुष्यंत गौतम जो पर्यवेक्षक की भूमिका में थे, उनका ये कहना है। तो ये 10 बड़ी अपडेट्स हैं जो बन रही हैं इस वक्त और इससे रूबरू आपको होना चाहिए, क्योंकि जब थोड़ी ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है सीएम की, वहां पर वो काफी कुछ पटक्षेप कर देंगे, वो स्पष्ट कर देंगे। उससे पहले ये 10 बड़ी चीजें घट चुकी हैं उत्तराखंड के सियासी पटल पर। जहां सीएम आवास पर देहरादून के मेयर पहुंचे, नए सीएम के लिए 2 नामों पर चर्चा भी बड़ी गर्म है। आपको बताएं, नए सीएम के लिए धन सिंह रावत जो कि चॉपर से पहुंचे हैं, उनके नाम पर भी दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जोशी नेता बीजेपी और किशोर उपाध्याय नेता कांग्रेस, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी निगाहें हमारी बनी रहेंगी कि आखिर वहां पर क्या कुछ होता है, क्या मुख्यमंत्री कहते हैं। लेकिन किशोर उपाध्याय जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। जो कुछ भी परिस्थितियां बन रही हैं, जो कुछ भी हालात बन रहे हैं, लगातार हरीश रावत की तरफ से भी ट्वीट आ रहा है, आप लोग भी निगाह बनाकर रखे हुए हैं। इन परिस्थितियों को लेकर क्या रिएक्शन है कांग्रेस का? नहीं, मुझे तो देखिए, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ और मैं कभी भी, आपने देखा होगा, मैं कोई हार्श जो शब्द हैं उनका उपयोग नहीं करता। लेकिन त्रिवेंद्र रावत जी ने जो घाव उत्तराखंड को राजनीतिक रूप से दे दिए हैं भाजपा ने, और भाजपा में जिस तरह से एक कहावत है, जूतों में दाल बंटने वाली स्थिति हो गई है। 57 के ब्रूट बहुमत में अगर ये स्थिति है, एक अस्थिरता जो उन्होंने पैदा कर दी है जी। और पहली बार जो है भराड़ी सैनिक को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, आप वहाँ विधानसभा का सत्र जो है चल रहा था और उसी में आपने जो है इस तरह का घटनाक्रम पैदा कर दिया यहाँ उत्तराखंड में कि आपको विधानसभा का सत्र 4 दिन पहले जो है वो समाप्त करना पड़ा। तो इसका मतलब बहुत गहरे, ठीक है किशोर जी, ये सवाल तो उस दिन से उठा और एबीपी गंगा लगातार ये सवाल उठाए। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर उत्तराखंड का मुस्तकबिल ये क्यों हो गया है कि सत्ता परिवर्तन तो जनता 5 साल में करती है, लेकिन पार्टियां 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री बदल देते हैं, चाहे वो आपकी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। क्यों होता है उत्तराखंड के साथ ऐसे? नहीं, मैं फिर विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में 2000 में जब अंतरिम सरकार बनी थी, अगर आपको याद होगा, और उस घटनाक्रम का मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, जिस तरह से पहले मुख्यमंत्री में जो बवाल वहाँ खड़ा हुआ था और उसके बाद उनको तुरंत ही अपना दूसरा मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता जो पैदा की भारतीय जनता पार्टी ने, जिसकी शुरुआत की, जिसकी, ठीक है, सुरेश जोशी जी हमारे साथ बने हुए। सुरेश जोशी जी, उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता के जिम्मेदार आप लोग हैं, किशोर उपाध्याय जी कह रहे हैं।
देखिए, कल मैं एक चैनल में था, उसमें माननीय हरीश रावत जी भी इस बात को कह रहे थे। मैं इनको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 2002 में जब पहला चुनाव हुआ तो हम लोगों का थोड़ा दुर्भाग्य रहा कि हम सत्ता में नहीं आ पाए, कांग्रेस सत्ता में आ गई। तो उस दिन एनडी तिवारी जी जब प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने, एनडी तिवारी के साथ क्या बर्ताव, देहरादून की सड़कों से लेकर दिल्ली से लेकर पूरे प्रदेश में क्या हुआ और 5 साल तक की किस तरह की अस्थिरता का दौर इस प्रदेश में रहा, और उसके बाद स्वयं हरीश रावत जी ने 2012 में जब उनको सत्ता नहीं मिली तो 16 विधायकों को 2 महीने तक कैद करके रखा। तो अब ऐसा कृत्य करने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई हम अस्थिरता बना रहे हैं। इस प्रदेश को विकास की गति में आगे बढ़ाने के लिए, तेजी से विकास करने के लिए, यहाँ के संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर संभव हर स्तर पर प्रयास कर रही है और आगे भी करती रहेगी। बिल्कुल, लेकिन क्या वो प्रयास विफल हो गए, इस पर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन देखिए, तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां पूरी हैं। एबीपी गंगा उस वक्त उस जगह पर मौजूद है जहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस अब थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहने जा रहे हैं, और जो 4-5 दिन का घटनाक्रम है उस पर आखिर क्या पटाक्षेप हो जाएगा, क्या तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। इन सब के बीच 2 खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, सुरेश जोशी जी, किशोर उपाध्याय जी। लेकिन सुरेश जोशी जी, किशोर जी के पास जाएंगे, पर सवाल यही मन में सभी के है कि इतने बड़े बहुमत वाली सरकार, इतना बड़ा वोट परसेंटेज, फिर आखिर ये राजनीतिक उठापटक की स्थिति क्यों बनी, चूक किससे हो गई? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि कोई राजनीतिक उठापटक की स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस राजनीतिक उठापटक पर कोई अस्थिरता का बयान नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी के किसी सम्मानित विधायक ने इस पर अस्थिरता की बात नहीं कही है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेतृत्व ने अस्थिरता की बात नहीं कही है। अब कांग्रेस के लोग जो है ख्याली पुलाव बना करके अगर बातों को करते हैं, प्रचारित प्रसारित करते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। लेकिन मैं एबीपी गंगा, जिस चैनल को लाखों लोग देखते हैं, आपके माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य के अंदर विकास चाहती है, उत्तराखंड की प्रगति चाहती है, यहाँ की बेरोजगारी को समाप्त करना चाहती है, यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाना चाहती है, यहाँ के संसाधनों का समुचित उपयोग करना चाहती है, और हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व इसके लिए सक्षम है और सब मिलजुल करके काम पे लगे हैं, और आगे भी इस काम को हम बहुत तेजी से करते रहेंगे। जो वक्त अभी हमारे पास बचा है उसमें करेंगे। और मैं ये भी बतलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लोग ये दुस्वप्न न देखें कि वो कहीं 2022 में इस प्रदेश में दिख भी रहे हैं। ये शब्द मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम 2022 में भी इन सारे मिथकों को तोड़ते हुए बहुत बड़े बहुमत से पुनः उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। और ये आज प्रदेश में भी एक माहौल है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के बयान लगातार आ रहे हैं, उनको पहले अपने घर को दुरुस्त करना चाहिए, अपने घर की सोचनी चाहिए, अपने संगठन की सोचनी चाहिए। जिस पार्टी के 3 नेता एक दिन में 3 बार अलग अलग बयान दे रहे हों, जिस पार्टी का संगठन इतना फूट चुका हो, और आज देश के अंदर तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्रदेश की बात करूंगा, इस प्रदेश के अंदर कोई कांग्रेस का सर्वमान्य नेता न रह गया हो। हरीश रावत जी, ठीक है, चलिए, बात नेता की है कि आखिर ये नेताओं पर बात आकर अटकती क्यों है। किशोर उपाध्याय जी, अगर आप इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं, खुशी आपकी दिख रही है, तो अगर उस अस्थिरता पर आप खुश हैं, तो हरीश रावत जी ने भी कुछ दिन पहले ट्वीट करके कहा था कि नेता घोषित कर दिया जाए, सेनापति कौन होगा ये घोषित कर दिया जाए। तो क्यों ये स्थिति है कि दोनों दलों में सेनापति कौन होगा, नेता कौन होगा, इसको लेकर मामला अटक जाता है और कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाते मुख्यमंत्री? देखिए, आज के दिन में उत्तराखंड में सबसे बड़े कदकर सबसे वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी हैं। हम सब उनका बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि सुरेश भाई जो है सहस्त्र नेत्र हैं अपने नाम के अनुसार जो है, और वो अपनी चिंता कम कर रहे हैं, उनको कांग्रेस की चिंता ज़्यादा है। उसके लिए मैं अपने भाई को बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। और इससे ये साबित होता है कि लोगों को, यहाँ तक कि सुरेश भाई को भी आशा कांग्रेस से ही है। भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार देख ली है। लेकिन मैंने जो शुरू में कहा था, आप हमारी चिंता मत करिए, और मैंने पहले भी कहा कि चिंता राजनीतिक दलों की नहीं होनी चाहिए,
चिंता जो है राज्य की होनी चाहिए, जिस भावना से राज्य बना है, जिस भावना किशोर जी, से उसी सवाल का जवाब तो आप नहीं दे रहे है, हैं। मैं उस विस्तार में ही सवाल कर रहा हूं। मेरा सवाल न कांग्रेस को लेकर न भाजपा को लेकर, मेरा सवाल यह है कि उत्तराखंड में जो कुर्सी है वो कांटों का ताज क्यों है? क्यों कोई मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया एनडी तिवारी के बाद? आखिर क्या है ऐसा कि राजनीति स्थिर नहीं हो पाती, नेतृत्व बदलता रहता है? ये चिंता आपको भी होनी चाहिए, सुरेश जी को भी होनी चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से चिंता है। अस्थिरता किसने पैदा किया? आप ये देखिए, आप 2016 का इसी महीना, मार्च का महीना उत्तराखंड के लिए बड़ा भारी पड़ता है। सरकारों में जो अस्थिरता पैदा की वो भारतीय जनता पार्टी ने की। आपने 10 विधायक जो है वो तोड़ करके आप हमने साथ ले गए, सरकार को गिराने में लग गए। गणित पे भी आएंगे, सियासत के सुरेश जी के पास भी जाएंगे। रुक करते स्नेहलता हमारे साथ बनी हुई है, वो उत्तराखंड में देहरादून में क्या परिस्थितियां चल रही उसका अपडेट लेंगी स्नेहलता। बिल्कुल अवधेश, ये बात कोई ना माने लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव होते रहते हैं और इस बदलाव की सबसे इस वक्त अहम घड़ी वो है कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। हमारे ब्यूरो चीफ अजित राठी मौजूद हैं सीएम आवास के भीतर। सबसे पहले चलते हैं उनके पास और देखने की कोशिश करते हैं कि वहां क्या कुछ चल रहा है, क्या अभी भी हलचलें चल रही हैं, क्योंकि अब तो ज्यादा वक्त नहीं रह गया अजित जी, पीसी शुरू होने वाली होगी। जी स्नेहलता, मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ। मैं मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल बाहर की तरफ हूँ। बाहर क्या हो रहा है मैं उस पर निगाह रखे हुए हूँ। मेरे दूसरे साथी वहाँ अंदर हैं जहाँ से सीधा प्रसारण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना है। तो अभी वही प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही है, तो मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है। बाकी जो पार्टी के कई वरिष्ठ नेता है वो वहाँ पहले से ही आ चुके हैं, तो उनके साथ मंथन करने के बाद शायद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व ने जो भी दिशा निर्देश एक उनको दिया होगा उसी निर्णय तक पहुँचने के लिए वो एक अधिकृत तौर पर अपना कोई स्टेटमेंट जारी करेंगे। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इस पूरे 4 दिन का घटनाक्रम में पहली बार बुलाई गई है और अभी तक तमाम अटकलबाजी और कयासबाजियों के सारे ही 4 दिन राजनीतिक कॉरिडोर में कटे हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री अपने खुद से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कुछ एक घोषणा करने की या एक खुलासा करने की या अपने निर्णय की एक जानकारी देनी होती है उसकी तैयारी की होगी। तो भीतर मंथन चल रहा है, तो कोई पल कोई मिनट जा रही है तो मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण एबीपी गंगा पर दिखेगा। और मुझे लगता है कि इसके बाद जैसा सुबह से चर्चा थी कि 4 बजे राजभवन जा सकते हैं, 4 बजे राजभवन राज्यपाल महोदया से मिलने का टाइम है, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री राजभवन जा सकते हैं। तो राजभवन में बिल्कुल बगल में ही है, 100 मीटर का फासला है। तो हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो सीधे राज्यपाल महोदया से मिलने के लिए जाए और उन्हें पार्टी की और अपने निर्णय से अवगत कराए। जी सनेता। किशोर उपाध्याय जी भी सुन रहे हैं अजित जी और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। इस पर निगाहें तो देखिए पूरे प्रदेश के साथ देश में भी है, क्योंकि इतना बड़ा सियासी उठापटक चल रहा है, उसका पटाक्षेप हो सकता है। किशोर उपाध्याय जी, आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके? नहीं, देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है। पहले दिन जब त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री बने थे तो जिसको कहते हैं कि बोल्ड फ्रॉम ब्लू जिसको कहते हैं, वो स्थिति उस दिन देहरादून में थी, कभी कोई सोच नहीं सकता था। और जिस तरह का कंट्रोवर्शियल शख्सियत हो रहे हैं जिनके ऊपर सीधे सीधे खातों में 10 तरह की बातें आई हैं, तो लोगों को ये समझ में नहीं आया कि हमने जो उत्तराखंड के लोगों ने इतना विश्वास किया उन पर, भारतीय जनता पार्टी पर, कि अटल जी ने बनाया और मोदी जी संवारेंगे, इस हिसाब से अगर संवारेंगे तो मेरे ख्याल से सारे लोग एक सन्नीपात की अवस्था में थे। और आज भी ठीक वही स्थिति, सन्नीपात वाली स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में राजनीतिक पटल पर खड़ी कर दी है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपका विधानसभा सत्र चल रहा है, आप उस सत्र में सबको जो है हेलीकॉप्टर से ढो करके देहरादून लाने का काम करते हो, फिर दिल्ली ले जाने का काम करते हो। अभी 12 विधायक मुझे यहाँ मिले, ज्यादा वक्त रह नहीं गया है। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी सियासी हलचल पर हमारी निगाहें बनी हुई है। एबीपी गंगा सबसे बड़ी कवरेज कर रहा है और यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश की, आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या तस्वीर बनेगी। और उन्हीं तस्वीरों पर लगातार निगाहें बनी हुई है। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्राची बनी हुई हैं जो सीएम आवास से आने वाली हर अपडेट्स आपको बता रही हैं, और स्नेहलता शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ी है जो राजभवन से आने वाली हर अपडेट पर निगाहें बनाए हुए हैं। तो थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं।
बिल्कुल, देखिए हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो पल पल घटनाक्रम बदल रहा है उत्तराखंड की सियासत का, वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सीएम हाउस से क्या अपडेट मिल रही है, ये भी हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हर एक खबर सबसे पहले एबीपी गंगा दर्शकों तक पहुंचा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की सियासत में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है और वो फेरबदल क्या होगा, ये जरूर अब देखने वाली बात है। बिल्कुल, मैं हूं स्नेहलता और राजभवन की हर एक हलचल पर निगाह बनाए हुए हैं। जिस तरह से जो भी खबर आए आप तक सीधे पहुंचाएंगे।